नमस्कार, मैं हूं कुमार कुंदन और आप देख रहे हैं TV9 भारत फर्स्ट डिजिटल। आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर के उन 2 दिनों की जिसमें पूरे देश के एयरपोर्ट पर हाय तौबा मच गई। एक ऐसी स्थिति जिसमें हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस के पहिए ठप पड़ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यह सब कुछ हो रहा था तब जब दिसंबर का महीना चल रहा था। किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में कुछ और फंक्शन था, छुट्टियों का सीजन शुरू हो रहा था और इन सब के बीच देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो, उसके विमान रुक रहे थे। आखिर क्यों, क्या इसकी वजह है? एक आम सरल भाषा में समझने के लिए मैं एक इंस्टीट्यूट में आया हूं। हमारे साथ 2 पायलट हैं। हमारे साथ सुमित सर मौजूद हैं इधर, और हमारे साथ इधर वंशिका मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक आम लेमैन की भाषा में आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से ये स्थिति आई। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बतौर पायलट भी हैं, फ्लाई भी करते हैं, और इतने दिनों से देश में एविएशन सेक्टर में सब कुछ ठीक चल रहा है ऑलमोस्ट। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 4th एंड 5th को लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है? जी, ये इसी साल जून के महीने में एक एफडीटीएल का सर्कुलर आया था। हमारे जो वॉचडॉग है सिविल एविएशन की, डीजीसी है, उन्होंने एक सर्कुलर आया था एफडीटीएल से रिलेटेड। इस एफडीटीएल में क्या था, जो रेस्ट पीरियड है एक पायलट का, जब भी वो फ्लाई करता है तो उसे आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो उसी का जो घंटा है रेस्ट पीरियड का, उसको कम कर दिया गया और नाइट की लैंडिंग्स उसको भी कम कर दी गई, ताकि एक वेल रेस्टेड पायलट फ्लाई कर सके और सेफ्टी बनी रखे, क्योंकि डीजीसी का काम है सेफ्टी देखना, शेड्यूलिंग देखना। तो ये लागू हुआ, जो आप जान रहे हो कि ये दिसंबर के महीने में इसका लागू होना था और ये लागू हुआ। ये लागू होते ही इंडिगो के पायलटों में शॉर्टेज आ गई, वहाँ पे पायलट्सों की कमी आ गई। जिस रीज़न इसका बहुत सिंपल है, क्योंकि जितना कैलकुलेशन इंडिगो ने किया था वो कैलकुलेशन हो नहीं पाया। उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ फ्लाइट्स होने के बाद उन पायलट्सों की एफडीटीएल खत्म हो गई। हम जहाज उड़ाते हैं सर, तो एफडीटीएल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये हमारे हाथ में नहीं होती है। हमें अपनी लाइसेंस का सुरक्षा करना है खुद, ध्यान रखते हैं। अगर हमने उस एफडीटीएल का पालन नहीं किया तो हमारे लाइसेंस पे बात आ जाएगी। इसीलिए हर एक पायलट अपना एफडीटीएल का ध्यान खुद रखता है और वो एफडीटीएल से ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता है एज पर डीजीसी। मतलब जैसे ही 1 नवंबर से एफडीटीएल का फाइनल पोर्शन लागू हुआ, उसके बाद से फ्लाइंग आवर्स से लेकर तमाम तरह की चीज़ों के लिए एक पायलट बाध्य हो गया और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारा तो ये आवर्स है, इसके बाद हम उड़ा ही नहीं सकते। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इसी वजह से ये ऐसा इफेक्ट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से पहले कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुए, फिर ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुआ और इसकी वजह से एक रिपल क्रिएट हो गया, जिसके बाद हर एक फ्लाइट, जैसे लेट सपोज दिल्ली मुंबई हैदराबाद है, तो जो फ्लाइट को दिल्ली आने में डिले हुआ, उस सेम फ्लाइट को मुंबई भी जाना था, फिर उसमें डिले हुआ। फिर ऐसे होते होते वो डिले का आवर्स बढ़ता गया और जो हैदराबाद वाला जगह था वहाँ पे फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो जिसे जिस टाइम पे वहाँ पे एयरक्राफ्ट को पहुँचना था वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया और उसकी वजह से ये रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ। रिपल इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, डोमिनो इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर आपके सामने एक छोटा सैंपल मौजूद है, अगर मैं दिखाना चाहूँगा सर, बिल्कुल, जरूर दिखाइए। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप रिपल इफेक्ट को दिखा सकते हैं। तो जैसे कुछ न्यू अगर हम इसका हटा दें तो ये पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है, ये पूरा का पूरा। तो इसी तरह से हमारा पूरा जो इंडिगो का सेटअप है ये सारा का सारा इसी तरह से ध्वस्त हो गया। मतलब इसको हम ऐसे समझें कि ये पूरा एक हब मॉडल पे अगर काम करता है जी, तो जैसे कि हम फिर से इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि सपोज कीजिए कि ये एक फ्लाइट है, ठीक है जी। ये दिल्ली से चला, ये पहले मुंबई जाएगा, ये यहाँ पे मुंबई जाएगा, मुंबई से फिर ये चेन्नई जाएगा। एक बात बता रहे हैं, अगर चेन्नई में कोई प्रॉब्लम हुई तो चेन्नई को में प्रॉब्लम आई तो उसकी वजह से 2 फ्लाइट और कैंसिल हो गई और उसका इफेक्ट फिर इधर आया, फिर ये भी गिरा और इसके ऊपर से पूरा सिस्टम रिबूट हो। हाँ, तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कुछ फ्लाइट चल रहे थे, ऐसा नहीं था कि सारी फ्लाइट कैंसिल हो रखे थे। अगर आप देखो कि ये जो दो फ्लाइट्स हैं जो इससे वाद नहीं थे, इससे बाध नहीं थे कि इन दोनों के ऑपरेशन से इनका कोई लेना देना नहीं था, तो ये फ्लाइट्स ऑटोमेटिकली अपने स्मूथली ऑपरेट करते रहे। और इसको टैकल करने के लिए भी इंडिगो ने कुछ सुझाव दिए, कुछ कट्स निकाले और उस वजह से इसको कोऑर्डिनेट करके इसका भी ध्यान रखा गया।
मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे सिस्टम में आपने जो देखा, इस सिस्टम में ऐसी क्या परेशानी आई कि कुछ ही चल पा रहे थे और बाद में उनको कैलिब्रेटेड वे में सब कुछ करना पड़ा? अब देखिए, जब FDTL आया तो जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट शेड्यूल थी, जैसे कि आप अगर दिन की एक फ़्लाइट देखें, अगर वही डिले हो गई क्योंकि पायलट शॉर्टेज हमको पड़ी, क्योंकि उनके पास रेस्ट पीरियड ही नहीं था बिकॉज ऑफ द न्यू रूल, तो अब एक लैंड हुई लेट, उसके बाद जो उसके बाद वाली भी फ़्लाइट थी वो भी डिले में गई। तो इसके बाद इन सब को ठीक करने के लिए कैलिब्रेटेड शेड्यूल कट के नाम से उन्होंने चीज़ निकाली कि हम कई फ्लाइटें गिनी चुनी कैंसिल करेंगे कि हमारा पूरा सिस्टम ना खराब हो। उसकी वजह से क्या करा, उन्होंने कई पर्टिकुलर फ्लाइट्स ली जिनके अंदर लोग कम है, पैसेंजर्स कम है, उन्होंने वो सब कैंसिल करनी शुरू हुई। कि जैसे मान लीजिए कि किसी में अगर कोई बोइंग है 200 की कैपेसिटी है, 200 से ऊपर की कैपेसिटी है, उसमें 25% ही अगर पैसेंजर्स हैं तो उसको उन्होंने कट कर दिया ताकि जो आगे की शेड्यूल फ्लाइट्स हैं उनमें वो थोड़ा सा चेंज करे और उनको वो ठीक रास्ते पे ले जाएं। पर फिर भी क्योंकि अब इतनी फ्लाइट्स कैंसिल थी और वो हमारा चलता रहता, हमारा रिपल इफेक्ट, उस सब को बंद करने के लिए अब उन्होंने कहा कि हमको एक दिन का ब्रेक चाहिए कि हमारा सारा शेड्यूल सब कुछ रीशेड्यूल हो पाए। और वो ब्रेक उन्होंने 4th 5th को लिया, वो 4th 5th को ब्रेक लिया कि जितना भी शेड्यूलिंग है वो वापस आ पाए, हमारे पायलट्स वापस आ पाए FDTL से निकल के, और जितनी भी फ्लाइट्स चल रही है, जितने भी स्टेशंस पे चल रही हैं, वो सब ठीक तरह से चलें। मतलब आपने जो इस रिपल इफेक्ट को समझाने की कोशिश की, इसमें जैसे कि ये पूरा अगर सिस्टम को हम करें, जैसे कि ये अगर मान लीजिए पूरा सिस्टम ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद रीबूट करने के लिए उन्होंने रीबूट करने के लिए एक दिन करा। क्योंकि देखिए, अगर सुबह की एक फ्लाइट डिले हो रही है तो उस हिसाब से वही जहाज़ अगर दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना है तो फिर वो उस डेस्टिनेशन पे भी लेट पहुंचेगा। इन द एंड ऑफ द डे एक ना एक फ़्लाइट तो ऐसी होएगी जो कैंसिल ही होएगी। अब वो एक डेस्टिनेशन तो है नहीं, इंडिगो कर रहा है 100 डेस्टिनेशंस पे ऑपरेट, लोकली सबसे ज़्यादा मार्केट इंडिगो की है, राइट। तो अब एक डेस्टिनेशन तो अफेक्ट नहीं हुई, 100 जहाज़ अफेक्ट हुए तो उसकी मतलब 100 फ्लाइट्स अफेक्ट हुई। अब उस सबको रीशेड्यूल करने के लिए अब उनको एक दिन का रीबूट चाहिए था। मतलब कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा था इंडिगो का कि उसमें फिर वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाया। बिल्कुल यही बात है कि जब स्टेक होल्ड ही इतना है तो उस हिसाब से फिर कट भी ज़्यादा होगा। और यही चीज़ अगर दूसरे एयरलाइंस की बात देखें तो उनके पास वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था, इफेक्ट उन्हें भी आया लेकिन उससे संभाल लिया। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी एयरलाइन से इंडिया इतनी अफेक्ट ही नहीं हो रही क्योंकि उनकी फ़्लाइट ही कम है, उनकी एक दो फ्लाइट कट भी हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो सेम परसेंटेज हो। 10% किसी एयरलाइन का एक जहाज़ होएगा पर 10% किसी इंडिगो का पर्टिकुलरली वही 10 से 20 जहाज़ है, मतलब 10 से 20 फ्लाइट्स, लगभग 3000 पैसेंजर्स, तो वो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट उसका आ रहा है मार्केट में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जब यह रिपल इफेक्ट हुआ तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, राइट? जी सर, जी सर। इस सिस्टम को एक तरीके से, अगर आपने देखा भी होगा, जब जंगल में आग लगती है तो हम एक थोड़ी दूर पे एक जगह और आग लगा देते हैं ताकि जब तक आग फैले वहां तक पहुंचने से पहले वो रुक जाए। तो जंगल में कभी कभी आग लगाया भी जाता है ताकि उस आग को रोक लिया जाए। ये सेम चीज़ हुआ है इधर इंडिगो के साथ भी, और इंडिगो ने अच्छी तरह से मैनेज करके इसको कंट्रोल कर दिया है और सारे ऑपरेशन दोबारा नॉर्मल हो चुके हैं। 10 फरवरी तक का एक्सटेंशन मिल चुका है एयरलाइन को। 10 फरवरी के अंदर अंदर एक हायरिंग स्पीयर चलेगा अपना इंडिगो एयरलाइंस का, और एक प्लान भी बनाया गया है इंडिगो के द्वारा कि आने वाले टाइम पे, आने वाले साल में 2026 में लगभग 900 पायलट्स की हायरिंग खुद इंडिगो करेगी। ये प्लान उन्होंने डीजीसीए को दिया है, सबमिट किया है। और इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हमारी पूरी अच्छी तरह से वॉच कर रही है इस पूरे प्रोसीजर को, ताकि इसको दोबारा से स्ट्रीमलाइन करा जा सके। इस पूरे स्ट्रीमलाइन को पूरा स्टेबलाइज करके सारे जितने भी पैसेंजर्स को दिक्कत हुई है उनको प्रॉपर रिफंड मिल सके, उनका पूरा ध्यान रखा जा सके। इन चीज़ों का ध्यान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन खुद भी देख रही है। डीजीसीए कंटिन्यूअस वार्तालाप में है इंडिगो के साथ कि इस चीज़ को कैसे वो केटर कर रहे हैं, और उनको 15 दिन के हर एक 15 दिन पे उनको अपनी हायरिंग के बारे में अपडेट डीजीसीए को सबमिट करना है। तो ये इन सारे चीज़ों से आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ दोबारा होने वाला नहीं है। और एक एविएशन सेक्टर के लिए बूम भी है क्योंकि बहुत सारे फ्लाइट्स इंडिगो ने और भी ऑर्डर किए हैं, लगभग 550 एयरक्राफ्ट्स। तो इन सारे फ्लाइट्स पे पायलट चाहिए होंगे क्योंकि नया FDTL आ चुका है, तो उतने ही पायलट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो ये सबको केटर करने के लिए इंडिगो एक कंसोलिडेटेड प्लान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और इंडिगो उसके साथ अच्छा कर भी रहा है। मतलब अगर हम देश में एविएशन सेक्टर के हिसाब से देखें तो
उस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। एक बहुत अच्छी खबर है, पैसेंजर्स के लिए भी अच्छी खबर है जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे बहुत सारे केबिन क्रू हैं, एयर होस्टेस हैं, एएमईज हैं, पायलट्स हैं। तो ये जैसे अभी पायलट की शॉर्टेज का एक नजर आया, हमारे मिनिस्टर जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में 3000 पायलट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो नंबर्स की बात हम कर रहे हैं ये बहुत बड़े नंबर्स हैं हमारे लिए। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हमने एक महल खड़ा करने की कोशिश की है, दोबारा से इस पूरे सिस्टम को जिस हिसाब से देश में एविएशन में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को खड़े होने में आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा? जिस हिसाब से एविएशन सेक्टर देख रहा है, और अगर इंडिगो ने भी जो अपनी एक्सटेंशन मांगी है और उनको मिल भी गई है, ज़्यादा समय तो ठीक होने में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना स्टाफ इंडिगो के पास है, जितना स्टेक होल्ड है, उतना किसी और के पास है नहीं इस वक्त पे। और अगर उन्होंने अभी हायरिंग का भी निकाला है, उनके पास अभी अगर और भी पायलट्स आते हैं तो बहुत जल्दी सारा सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। मेजरली क्योंकि है कि पायलट्स को भी रेस्ट की ज़रूरत है, किसी भी प्रोफेशन में, सिर्फ पायलट्स को ही नहीं। हम तो इतना बड़ा जहाज़ उड़ा रहे हैं, पर किसी भी प्रोफेशन में एक बंदा एफिशिएंट तभी होएगा जब उसको ढंग से रेस्ट मिलेगा। सेम पायलट्स के साथ है। तो अब अगर वो ढंग से रेस्ट करेंगे और अगर पूरा सिस्टमैटिक वे में सब चलेगा तो बहुत ही जल्द सब कुछ वापस ट्रैक पे आ जाएगा। मैम चूंकि आप खुद भी जहाज उड़ाती हैं और जो हमारा अभी नियम चल रहा है इसमें रेस्ट में वाकई में क्या बहुत परेशानी आ रही थी, और इसका एहसास हमें तब हुआ जब अहमदाबाद विमान हादसा हुआ? देखिए, पहले जो रेस्ट, बात तो 2019 से ही चल रही है इसकी। जी बिल्कुल सही बात है, बट पहले जो रेस्ट पीरियड था वो हमारा 36 आवर्स का था। उसके बाद 48 आवर्स का, अब जो नया लागू हुआ है वो हमारा 48 आवर्स का है। तो होता ये है कि जो FDTL के हिसाब से आप चल रहे हो, आप एक फ़्लाइट से आए, वो जितनी भी देर की फ़्लाइट है, उसके बाद तुमको अगर अगली फ़्लाइट पे भी जाना है तो आपके पास समय बहुत कम है। सिर्फ 12 घंटे का समय है। सिर्फ 12 घंटे का ही समय है। तो उसकी वजह से फटीग बहुत हो जाता है पायलट्स को, पर उसके लिए भी केटर कर ही रहे हैं, तो इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये समस्या खत्म नहीं हुई है रेस्ट वाली, इन्होंने सिर्फ एक तरीके से टेम्पररी ऑगमेंटेशन किया है ताकि कि किसी को परेशानी ना हो, राइट? अभी के लिए हाँ, पर जैसे कि आप जानते हैं एक्सटेंशन मिला है, तो सूनर और लेटर जब अगर FDTL के ये रूल्स जब भी लागू होते हैं, 25% डिमांड हमारी बढ़ जाएगी फॉर पायलट्स इन एविएशन सेक्टर इन इंडिया। तो उसकी वजह से क्या होएगा, और पायलट्स आएंगे और पुराने वालों को भी तो रेस्ट मिलेगा ही। सर एक बात बताएं, एक पायलट को कितना वक्त लगता है बनाने में? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इतने जल्दी इतनी बड़ी संख्या में पायलटों की संख्या को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? जी सर, तो जिस हिसाब से सेक्टर बढ़ रहा है सर, अगर हम बात करें तो जैसे एक 12th पास बच्चा एक पायलट बनने के लिए एलिजिबल होता है, तो जिस दिन से वो 12th पास करता है उससे 2 साल लगते हैं उसको एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने में। कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के बाद जब अगर, लेकिन अब उसको इंडिगो का जहाज उड़ाना है, लेट्स सपोज हम उसकी बात करते हैं, वो CPL के बेसिस पे वो सिंगल इंजन और मल्टी इंजन और छोटे जहाज उड़ा सकता है। लेकिन एक बड़ा इंजन, एक बड़ा जहाज 320 या फिर 350 या 777 या कोई भी ऐसा बड़ा एयरक्राफ्ट जिसमें जेट इंजन लगे हुए हैं, उसको उड़ाने के लिए उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के अंतर्गत जाना पड़ता है। उस ट्रेनिंग को कहते हैं हम टाइप रेटिंग, जिसके में लगभग 60 दिनों का समय लगता है। इस 60 दिनों के समय के साथ साथ उनकी एंट्रेंस भी कंडक्ट होती है। लेट सपोज इंडिगो एंट्रेंस लेके आया कि या वैकेंसी लेके आया कि मुझे अब हायर करना है, जैसे कुछ दिनों पहले वैकेंसीज भी आई थी, लेकिन इंडिगो की ये वैकेंसी आई थी ट्रेंड पायलट्स की, जो जिनके पास जो ऑलरेडी ये बड़ा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं। अगर वो वैकेंसी निकालेंगे एक CPL होल्डर की, जिसके पास CPL है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, वो अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइप रेटिंग करनी पड़ेगी। उसको लगभग 2 से 3 महीने तो इसी में लग जाएंगे, प्लस 2 से 3 महीने की उसका वो टाइम फ्रेम रहेगा जिसमें वो ये एंट्रेंस का प्रोसीजर करेगा। रिटन होगा, PI हो, पर्सनल इंटरव्यू होगा, GD होगा। उसके बाद जैसे इंडिगो का जो ऑथराइजेशन है, जो फॉर्मेट है सिलेक्शन का, तो इसमें अगर हम देखेंगे कि CPLC के बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस होने के बाद उसको 4 से 5 महीने मिनिमम, और अगर वो 12th पास है, अगर कोई लेट सपोज कोई 12th बच्चा देख रहा है ये, तो उसको कम से कम 2.5 साल ये टाइम फ्रेम है जिसके के अंदर अंदर वो इंडिगो का जहाज उड़ा सकता है। सर तो अभी जो सरकार के सामने जो परेशानी है, इस परेशानी को मिनिमम खत्म होने में, जैसे मुझे जहाँ तक है कि फरवरी तक का इन्होंने बोला है कि फरवरी तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ठीक हो जाएंगी या फिर डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी? क्योंकि अभी तो चूंकि पीक सीजन है। सर देखिए, बात ऐसी है कि
इंडिया में ऑलरेडी कम से कम 1320 रेटेड पायलट्स हैं जिनके पास A320 का जो ये जहाज इंडिगो के पास है उसकी रेटिंग अवेलेबल है, और वो अभी या फिर घर पे हैं या होल्डिंग पैटर्न पे या स्टैंड बाई में है, किसी भी पैटर्न पे हैं। अगर ये 1000 इंडिगो ने हायर कर लिया तो ये सारा का सारा मामला ही सुधर जाएगा, कुछ ऐसी दिक्कत होगी नहीं। और इंडिगो वही करने के लिए बोल रहे हैं कि आने वाले 2026 में 900 पायलट्स तो वो हायर कर रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन है, वो ज़्यादा बेटर कैलकुलेट कर पाएंगे जो उनको रिक्वायरमेंट है, लेकिन 900 पायलट्स तो वो बोल रहे हैं खुद ही हायर करेंगे, और 1000 पायलट्स हैं तो जितना उनको डिमांड है उससे 100 की ज़्यादा की सप्लाई है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सप्लाई डिमांड में कोई इम्बैलेंस गैप नहीं है, जो भी डिमांड है वो लेने वाले के ऊपर कब लेते हैं जी, और वो निकाल भी रहे हैं। जैसे अभी एक एक्सपीरियंस का निकाला, आने वाले टाइम में फिर से वैकेंसी आएगी जो उनको डिमांड फुलफिल करनी है, मे बी जनवरी में आ जाए, फेब में आ जाए, मार्च में आ जाए, जब भी आ जाए, लेकिन वो आएंगी तभी ये जाके डिमांड और ये गैप खत्म होगा, और ये जो बड़ा मिसहैप हुआ है अभी के टाइम पे ये फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ तक हमें लगता है। मैम, जब आप लोग फ्लाइट के लिए जाते हैं तो सिर्फ फ्लाइट ही नहीं, क्रू मेंबर्स और तमाम तरह के लोग भी होते हैं, तो आपको क्या लगता है इस रोस्टर से उस गैप में भी एक कमी देखने को मिली कि वहाँ भी लोग नंबर ऑफ क्रू मेंबर्स और ग्राउंड स्टाफ की कमी देखने को मिली इस FDTL के प्रोसेस में? क्रू में भी FDTL लागू होता है, रेस्ट उनको भी चाहिए, वेदर इट्स कैबिन क्रू, क्योंकि सर्विंग पीरियड उनका भी है। तो ये बिल्कुल है कि आगे जैसे अब पायलट की डिमांड बढ़ेगी, पायलट के लिए हायरिंग बढ़ेगी, वैसे ही क्रू के लिए भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रू होते हैं एक पैसेंजर के हिसाब से, हर फ्लाइट में उस हिसाब से ही क्रू जाती है, और अब क्रू की भी रेस्टिंग पीरियड होएगा। तो और अभी हायरिंग वैसे चल रही है, इंडिगो की भी क्रू के लिए भी चल रही है, तो अगेन वो डिमांड मीट हो रही है। जितने भी क्रू हैं वो भी, उनके भी अलग अलग शहरों में फ्रेशर्स के लिए भी इंटरव्यू चल रहे हैं विद इंडिगो, तो अगर वो पायलट के साथ भी आते हैं, नई वैकेंसीज आती है फ्रेशर पायलट के लिए, तो भी वो डिमांड वापस मीट होगी। तो बेसिकली ये जो सारा प्रॉब्लम हुआ उसमें उनके पास एक मजबूरी हो गई थी कि उनको कैलिब्रेटेड वे में इसको पूरा शट डाउन करना पड़ा ताकि इस पूरे सिस्टम को रिबूट कर सके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर शट डाउन नहीं करते तो अगर एक फ्लाइट कैंसिल हो रही है दिन की, वो तो कंटिन्यूस आगे फिर एक फ्लाइट तो एक्स्ट्रा होती, वो कैंसिल ही होती जाती, वो कभी ठीक ही नहीं हो पाता। तो वो रीबूट करना भी ज़रूरी था, वरना पूरा टाइम ही डिले में चलती है एयरलाइन। और सर एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आई मीन पायलट हो या क्रू मेंबर हो या कुछ भी हो, और इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स, इन दोनों के कैलिब्रेशन में कहीं ना कहीं एयरलाइंस फेल हो गई, आपको ऐसा लगता है, या समझ नहीं पाई कि ऐसा कुछ हो भी सकता है? देखिए, जैसा इंडिगो ने खुद मिनिस्ट्री को बताया है और मिनिस्ट्री ने भी ये बात एक्सेप्ट किया है कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन या मिसकैलकुलेशन इंडिगो की तरफ से हुई है, ये बात इंडिगो ने भी एक्सेप्ट किया है। तो हाँ, ये समझ सकते हैं कि हाँ मे बी थोड़ा बहुत मिस जजमेंट कह सकते हैं उसको, कि जज करने में, जो डिमांड है उसको जज करने में इंडिगो ने थोड़ी बहुत कमी हो गई, लेकिन उसको तुरंत से पहले उन्होंने फिर उसको सही भी कर लिया, ठीक है। और ये मतलब बिल्कुल, क्योंकि नया रूल, अभी ये ऐसा तो नहीं था कि पहले से ये रूल चलता आ रहा था तो इंडिगो को आइडिया हो कि हाँ ऐसा होने वाला है, ये एक नया रूल था। हाँ, आया था 6 महीने पहले से, लागू करने के लिए टाइम दिया गया था। एयर इंडिया में ड्यू टू लैक ऑफ एयरक्राफ्ट या कुछ एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड थे, तो उस वजह से एयर इंडिया को बिल्कुल 1% का भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इंडिगो की इतनी बड़ी ऑपरेशन है, इतना बड़ा मास इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर, कि उसमें ये देखने को, ये प्रॉब्लम उनको देखने को लोगों को मिला, और इसको उन्होंने बहुत समझदारी से टैकल किया है, और आने वाले टाइम पे जो भी सरकार डिसीजन ले रही है उसको भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं। सेम थिंग स्पाइस जेट के साथ भी हुआ, उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इससे? स्पाइस जेट तो सर, स्पाइस जेट की मैक्सिमम फ्लाइट्स तो अभी भी कैंसिल ही रह रही, लेकिन उसका मार्केट शेयर इतना बड़ा नहीं है जैसा मैंने अभी आपको बताया। बहुत मास डीलिंग है इंडिगो का, स्पाइस जेट का उतना नहीं है। इंडिगो और स्पाइस जेट का कैंसिल होने का रीज़न कुछ और रहता है, लेकिन इंडिगो का कैंसिल होने का रीज़न, इंडिगो हमेशा से जाना गया है टाइम पे डिलीवर करने के लिए, टर्न अराउंड टाइम सही है, डिपार्चर सही है, अराइवल सही टाइम पे, सब कुछ टाइमली हो रहा था। लेकिन ये इम्पैक्ट की वजह से स्पाइस जेट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि स्पाइस जेट बहुत छोटा मार्केट होल्ड करता है। अगर हम मतलब उसका ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक पूरा सर्कल, इतना बड़ा सर्कल नहीं है, एक छोटा सर्कल है जिसको मेंटेन कर पाए। यस, इंडिगो काम करता है हब मॉडल पे। हब मॉडल ऐसा है कि एक हब है जहाँ पे सारे पायलट्स हैं, सारे एयरक्राफ्ट हैं, और वहीं से एक पूरे मंथ का रोस्टर बना हुआ है कि एयरक्राफ्ट इस तरह से रोटेट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करेगा, और वहाँ पे क्रू रहेगा। तो ये पूरा सेट ऑफ
सेटअप ऑलरेडी डिजाइंड है। 1 मंथ का पहले डिजाइन होगा। करेक्ट सर, मतलब 1 मंथ या 28 डेज का रोस्टर प्लान्ड रहता है और उसी हिसाब से प्लान्ड रहता है कि एयरक्राफ्ट की मूवमेंट कैसे होगी। और उसमें ही अभी एक फ्लक्चुएशन या पंचर देखने को मिला जिसकी वजह से ये सारा हैम्पर हुआ। मैम, जिस हब मॉडल की बात सर कर रहे हैं, क्या ये वही हब मॉडल था जो 1 नवंबर को लागू हुआ और 1 दिसंबर तक, 1 महीने तक आते आते रोस्टर पूरा एकदम चरमरा गया? हब मॉडल बेसिकली है यही कि एक आपका बेस फिक्स्ड है, उस बेस से एक ही फ्लाइट जा रही है। सपोजिवली अगर दिल्ली बेस है हब मॉडल में, तो दिल्ली से ही अहमदाबाद, अहमदाबाद से कनेक्टेड फ्लाइट्स जो है वो वहाँ से चल रही है। हब मॉडल का कुछ लागू होना ऐसा नहीं है, शुरू से ही इंडिगो जो है वो हब मॉडल पे बेस्ड है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आज एक फ़्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद जानी थी और अहमदाबाद से कनेक्शन में मुंबई जानी थी, वो अब अहमदाबाद तो पहुंची पर मुंबई कैंसिल हो गई या मुंबई पे डिले हो गई। अब मुंबई के बाद जहाँ आगे जानी वो डिले होएगी। अब दिन में एक तो पॉइंट आएगा ना कि एक फ़्लाइट कैंसिल होनी पड़ जाएगी। तो हब मॉडल का कुछ ऐसा लागू होना नहीं था, शुरू से ही जो एयरलाइन है वो इसी मॉडल को फॉलो करती है। और ये भी बात सही है कि 2 दिन के डिलेज थे, पर जिस दिन उनकी 1 दिन का ऑफ था, जिस दिन रीबूट वाला सिस्टम था, उसके बाद 36% टाइम एक्यूरेसी से वो 78% टाइम एक्यूरेसी पे भी पहुंचे। तो वो उस पे तो काम कर ही रहे हैं, बट मुझे लगता है कि FDTL का जैसे ही इनको और थोड़ा समय मिल गया है, ये वापस ट्रैक पे तो आ जाएंगे। मतलब ऐसा भी हुआ कि क्रू मेंबर्स होटल्स में रेडी बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि रोस्टर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रहे, पता ही नहीं है कि मैं जाना कहाँ है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक फ़्लाइट अगर 1 घंटा डिले में है या एक फ़्लाइट कैंसिल हुई है, वो एयरपोर्ट पे ही नहीं पहुंची है या एयरपोर्ट पे आ गई है, तो वहाँ से लोग तो निकल गए हैं पर अब पता नहीं है कि डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि वो इतना डिले हो चुका है। जब उसको दिल्ली पहुँचना था तब वो अहमदाबाद से निकल रही है। तो वो डिले पे डिले चल रहा था और वो सिर्फ यही था, एक डोमिनो इफेक्ट या रिपल इफेक्ट था कि एक कैंसिलेशन हुई तो उसके आगे एक और हुई, फिर वो होते होते पूरा दिन ही ऐसे निकल गया। तो अब इसको समझने की जो कोशिश है, बहुत सरल भाषाओं में जो हमारे पायलट्स हैं उन्होंने समझाने की कोशिश की है और इस बात को भी बताने की कोशिश की है कि उम्मीद करते हैं कि अगले 1 से 2 महीनों में, क्योंकि FDTL में जिस तरह का रिलैक्सेशन दिया गया है, उस रिलैक्सेशन से संभव है कि इंडिगो इसको कवर अप कर ले। लेकिन एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे पायलट पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, घूम फिर के तो पायलट की स्थिति वही हो गई जो 2019 में हुई थी। नहीं सर, इससे पायलट्स को राहत ही मिलेगा। FDTL आने की वजह से पायलट्स को काफ़ी राहत मिलेगा, रेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ जो हमारे पायलट्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर एक जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को पायलट के लिए, वो भी काफ़ी बढ़ेगा। तो काफ़ी लोग को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो काफ़ी ये एक इंडस्ट्री के लिए एक प्लस पॉइंट है। राइट। चलिए, कई सारी चीज़ों से कुछ अच्छी बातें भी सीखने को मिलती है और कुछ बड़े दुष्परिणाम भी होते हैं। दुष्परिणाम ये निकला कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई 3, 4, 5 दिसंबर को जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि इसी बहाने नए रोजगार और नए अवसर प्रदान हो रहे हैं, चाहे वो पायलट्स के लिए हो या क्रू मेंबर्स के लिए हो या फिर एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए। एटलीस्ट जिस रेस्ट की मांग वो 2019 से कर रहे थे, उस पर गंभीरता से अब शायद सरकार सोचे और विमानन कंपनियां भी। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।